नमस्कार, वेलकम टू यू इन उत्तरादेव एजुकेशन। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से जो लेक्चरर के लिए नोटिफिकेशन आया था उसका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम अब अप्रैल में है और स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के बाद मेंस का एग्ज़ाम होना है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट से ऑनलाइन क्लासेस विल बी स्टार्ट फ्रॉम मार्च and you may contact us on our contact number. Contact number is 9997276846. Now these are the MCQ types of questions, and all the MCQs are covered from the complete syllabus of English literature. Complete syllabus in the sense all the 40 writers which are included in the lecturer syllabus, and literary terms are also included in these MCQs. So the very first question is, which of the following poems by Wordsworth contains the famous line? यानी वर्ड्सवर्थ की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें इस लाइन का जिक्र होता है, और वो पोएम है, यानी पोएम की लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो जो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम माई हार्ट लीप्स अप से ली गई है। और जो ये माई हार्ट लीप्स अप है ये भी एक ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी का पार्ट था। तो स्पेशली अगर बात करें पोयम की तो द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन जो पोयम की कोटेशन है वो ली गई है माई हार्ट लीप्स अप से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स एक्सप्रेसेस डिजायर फॉर। यानी ओड टू अ नाइटिंगेल में जॉन कीट्स ने अपनी डिजायर को एक्सप्रेस किया था। किसके लिए एक्सप्रेस किया था? यानी फर्स्ट ऑप्शन है इमॉर्टलिटी के लिए, या पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के लिए, या सेंसरी प्लेजर के लिए एंड एस्केप फ्रॉम रियलिटी के लिए, या नॉलेज एंड विजडम के लिए। तो जॉन कीट्स ने अपनी ओड टू अ नाइटिंगेल में जो एक्सप्रेसेस की थी डिजायर वो की थी अपने सेंसरी प्लेजर्स के लिए, और वो जो रियलिटी थी उस रियलिटी से एस्केप होना चाहते थे या बच निकलना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भी इन एमसीक्यू टाइप्स को क्वेश्चन को देखें और वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि विच विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस एमसीक्यूज, और उसके बाद उसको फाइंड आउट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ दीज फ्रेजेस इज एसोसिएटेड विथ टेनिसन्स यूलिसेस। यानी इन सब फ्रेजेस में टेनिसन की जो यूलिसेस है वो किस में, यानी किस कोटेशन में टेनिसन की यूलिसेस को डिनोट करता है? तो ऑप्शन है ए बी सी डी, और ए बी सी डी में जो करेक्ट आंसर है वो है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो कोटेशन है टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, और ये जो कोटेशन है यूलिसेस पोएम से ली गई। अगर एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात करें तो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बिलोंग करता है विक्टोरियन एज से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैथ्यू अर्नल्ड्स डोवर बीच इज ऑफन इंटरप्रेटेड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ। यानी जो मैथ्यू अर्नल्ड है, मैथ्यू अर्नल्ड की जो डोवर बीच है, मैथ्यू अर्नल्ड की डोवर बीच इज ऑफन इंटरप्रेटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ। किसका एक्सप्रेशन उसमें दिखता है? तो जो अगर मैथ्यू अर्नल्ड की हम बात करें तो मैथ्यू अर्नल्ड एक विक्टोरियन पोएट है, और विक्टोरियन एज में जितने भी डाउट्स थे, विक्टोरियन एज में जो लॉस ऑफ फेथ था उसको डिनोट करता है डोवर बीच पोएम विच वॉज रिटन बाय मैथ्यू अर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन द वेस्टलैंड व्हाट डज टी एस इलियट मीन बाय अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ।
टी.एस. एलियट ने फेमस पोएम लिखी अपनी द वेस्ट लैंड, और जो द वेस्ट लैंड थी वो 1922 में पब्लिश हुई थी। तो इस क्वेश्चन बार बार आता है कि इन विच ईयर द वेस्ट लैंड ऑफ टी.एस. एलियट वाज पब्लिश्ड, या द वेस्ट लैंड का जो पब्लिशिंग ईयर है वो क्या है, तो वो 1922 है, यानी दैट इज 1922। और अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, उसकी एक फेमस कोटेशन है द वेस्ट लैंड में, और वेस्ट लैंड के 5 पार्ट्स थे। और इस क्वेश्चन में यानी वेस्टलैंड हु डज टी.एस. एलियट मीन बाय अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, जो करेक्ट आंसर है वो है कि आयरोनिकली में रिफर किया गया है टू द फॉल्स होप ऑफ रेनेवल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है W.B. Yeats कॉन्सेप्ट ऑफ गायर्स प्राइमरली रेफर्स टू। W.B. Yeats ने एक कॉन्सेप्ट यूज किया था गायर्स का, और उस गायर के थ्रू उन्होंने दिखाया था एज द उस गायर्स के थ्रू W.B. Yeats ने दिखाया था एज द ऑप्शन नंबर ए, यानी साइक्लिकल पैटर्न्स ऑफ हिस्ट्री के साइक्लिकल पैटर्न्स को दिखाया था। और ये जो W.B. Yeats का कॉन्सेप्ट था गायर्स का कॉन्सेप्ट, ये उन्होंने अपनी फेमस पोएम में रखा, और उस पोएम का नाम था सेलिंग टू बाइजेंटियम, यानी उस पोएम का नाम था जिसमें गायर का मेटाफोर यूज करते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम, यानी बाइजेंटियम शहर की तरफ ये जा रहे थे, सेल कर रहे थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन स्पेंडर्स पोएट्री ऑफन डील्स विद, यानी जो स्टीफन स्पेंडर थे, स्टीफन स्पेंडर की जो पोएट्री थी वो प्राइमरली किस पर डील करती है या किस पर बेस्ड थी, तो जो स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री है वो स्पेशली प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास, जितने भी वर्किंग क्लास पीपल है उनकी दुर्दशा की बात करती है, और जो समाज में सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय का जो कॉन्सेप्ट है उस पर डील करती है स्टीफन स्पेंडर की पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स, कि इस रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या एक्सप्लोर्स करते हैं, तो इस रोड नॉट टेकन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर करते हैं एज द इम्पैक्ट ऑफ चॉइसेस ऑन लाइफ्स जर्नी, यानी क्या इम्पैक्टेड हैं ह्यूमन बीइंग की लाइफ में जो भी वो चॉइस करते हैं, यानी किस डायरेक्शन में जाना चाहिए या कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो लाइफ की जो जर्नी होती है उस जर्नी में इम्पैक्ट बताया गया है चॉइसेस का, कि राइट टाइम पे अगर किसी ने राइट चॉइस को टिक कर दिया है या अडॉप्ट कर दिया है या उसके पैरेलल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को या अपनी लाइफ में आगे सक्सेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। मैं इसके ऑप्शन तो नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऑप्शन पढ़ूंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप इसको पॉज करके थोड़ा ऑप्शन देख लें, और देखने के बाद फिर जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग देखें कि इज योर क्वेश्चन करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरोजनी नायडूज पोएट्री इज नोन फॉर इट, सरोजनी नायडू की जो पोएट्री है वो किसके लिए जानी जाती है, तो स्पेशली अगर सरोजनी नायडू की बात करें हम, तो सरोजनी नायडू की जो पोएट्री है वो अपनी लिरिकल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, लिरिकल ब्यूटी के लिए जानी जाती है, और इंडियन थीम पर बेस्ड है। इंडियन थीम यानी जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हुए थे, क्योंकि जो सरोजनी नायडू थी, सरोजनी नायडू भी एक फ्रीडम फाइटर थी, और उन्होंने लिरिकल ब्यूटी की के साथ साथ इंडियन थीम पर भी अपनी पोएट्री को रखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यानी ए.के. रामानुजन्स ऑबिचुरी। ए.के. रामानुजन ने कई सारी पोएम्स लिखी है, कई सारे कलेक्शन है, और उनमें एक फेमस पोएम है इनकी ऑबिचुरी, जो रिफ्लेक्ट करती है दैट इट रिफ्लेक्ट्स, और ये रिफ्लेक्ट करती है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ फैमिली रिलेशनशिप। ए.के. रामानुजन की जो ऑबिचुरी पोएम है ये कॉम्प्लेक्सिटीज बताती है फैमिली की, और फैमिली के जो संबंध होते हैं या पारिवारिक जो संबंध होते हैं इनमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, क्या क्या जटिलताएं, इनको बताती है ए.के. रामानुजन की ऑबिचुरी। और ए.के. रामानुजन का भी आप फुल नेम याद कर लें, और इनका फुल नेम है अटिपटी कृष्णस्वामी रामानुजन। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम इन कमला दास पोएट्री, कि जो कमला दास थी इंडियन इंग्लिश पोएटेस थी, और
जो कमला दास की पोएम्स की थीम है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम इन कमला दास पोएट्री। कमला दास की जो पोएट्री है उसकी की थीम क्या थी? तो जो कमला दास है ज़्यादातर उन्होंने फेमिनिन या फेमिनिन आइडेंटिटी की बात की है और कैसे वुमेन को पर्सनल फ्रीडम दिया जाए, इस पर कमला दास की ज़्यादातर पोएम्स बेस्ड थी। नेक्स्ट है द सेकेंड कमिंग। सॉरी, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि डब्ल्यू बी ईट्स ने जो गायर का मेटाफोर लिया था, तो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो गायर का जो मेटाफोर था वो सेलिंग टू बाइजेंटियम से नहीं बल्कि सेकेंड कमिंग से लिया गया। सेकेंड कमिंग में जो सेकेंड कमिंग हो रही है क्राइस्ट यानी ईसा मसीह की सेकेंड कमिंग को डब्ल्यू बी ईट्स ने नोट किया और इसी में इन्होंने गायर का मेटाफोर भी यूज किया। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि इन द सेकेंड कमिंग डब्ल्यू बी ईट्स डिस्क्राइब्स अ वर्ल्ड। सेकेंड कमिंग में डब्ल्यू बी ईट्स ने वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया है एज अ ऑन द ब्रिंक ऑफ केओस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कि जो वर्ल्ड है वो केवल किसमें क्या है, केओस है और ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 इज टेनिसंस इन मेमोरियम ए एच एच इज अ ट्रिब्यूट टू ट्रिब्यूट टू और ए एच एच जो है इसका नाम पूरा नाम है अर्थर अर्थर हेलम। और ये जो अर्थर हेलम है ये इसके फ्रेंड थे टेनिसन के। तो टेनिसन की इन मेमोरियम ए एच एच इज अ ट्रिब्यूट टू और ये जो ट्रिब्यूट है ये इनके क्लोजेस्ट फ्रेंड को ट्रिब्यूट है, यानी इन्होंने अपने दोस्त जो यंग एज में ही जिनकी डेथ हो गई थी उन पे इसको डिनोट किया है और इसका फुल नेम है अर्थर हेनरी हेलम यानी क्लोज फ्रेंड अर्थर हेनरी हेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्सप्लोर्स। मेंडिंग वॉल रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फेमस पोएम्स में से एक पोएम है और इस मेंडिंग वॉल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक्सप्लोर किया है कि द ऑप्शन नंबर ए यानी द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल बाउंड्रीज, कि कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं पर्सनल बाउंड्री, यानी कैसे हम अपनी नेबरहुड को या अपने आस पड़ोस को एक बाउंड्रीज में बांध करके अच्छे से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी मेंडिंग वॉल में नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग पर्सनल बाउंड्रीज की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फ्रांसिस बेकन एसेज। फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं उनकी सेंट्रल थीम क्या है? तो अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें तो फ्रांसिस बेकन के जो एसेज हैं वो स्पेशली बेस्ड है एज द व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ फ्रांसिस बेकन ऐसे, यानी फ्रांसिस बेकन के जो ऐसे हैं उनकी सेंट्रल थीम क्या है? तो इसमें उनकी जो सेंट्रल थीम होती थी वो प्रैक्टिकल विजडम होती थी और मॉरल फिलॉसफी पर बेस्ड होते थे और एक बहुत बड़े फिलोसफर भी थे फ्रांसिस बेकन, इसलिए मॉरल फिलॉसफी पे भी इनके टर्सनेस और इनकी जो फिलॉसफी है या इनके जो एसेज हैं वो बेस्ड होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following essay which of the following essay was written by फ्रांसिस बेकन, यानी फ्रांसिस बेकन ने इसमें से कौन सा ऐसे लिखा है? तो अगर ऐसे की बात करें तो ऑफ स्टडीज इनका फेमस ऐसे है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ ट्रैवल एंड ऑफ एडवर्सिटी इनके फेमस ऐसे हैं और इन ऐसे में से सबसे मेन ऐसे एक है ऑफ स्टडीज। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे वाज रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 यानी विच वर्क बाय चार्ल्स लैम विच वर्क बाय चार्ल्स लैम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन, यानी चार्ल्स लैम ने अपने किस ऐसे में एक ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन दिया है? तो चार्ल्स लैम ने अपने फेमस ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, और इस ड्रीम चिल्ड्रन का ये जो रेवरी है, रेवरी का मतलब होता है दीवार स्वप्न देखना, ये इसका एक सबटाइटल है। तो विच वर्क बाय चार्ल्स लैम इज एन ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन, तो ड्रीम चिल्ड्रन में चार्ल्स लैम ने ऑटोबायोग्राफिकल रिफ्लेक्शन दिखाया है और ड्रीम चिल्ड्रन का जो सबटाइटल है वो है अ रेवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
चार्ल्स लैम्ब इज बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज अंडर विच पेन नेम, यानी चार्ल्स लैम्ब अपने जितने भी उन्होंने ऐसे लिखे हैं ज्यादातर ऐसे में उन्होंने पेन नेम का यूज किया है। फॉर हिज ऐसे विच पेन नेम, तो जो इनका पेन नेम था चार्ल्स लैम्ब का, वो पेन नेम था इनका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी इलिया नाम से ये ऐसे लिखते थे चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम हैजलिट्स एसेज प्राइमरली फोकस ऑन। विलियम हैजलिट भी एक फेमस एसेइस्ट है और पैरेलल यानी विलियम चार्ल्स लैम्ब के साथ ही हैजलिट चलते हैं और हैजलिट की जो एसेज है वो प्राइमरली फोकस है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी हैजलिट ने पर्सनल रिफ्लेक्शंस दिए अपने एसेज में और लिटरेरी क्रिटिसिज्म पे भी इनके एसेज बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following essays was written by William Hazlitt? विलियम हैजलिट ने कौन सा ऐसे लिखा? तो विलियम हैजलिट का इनमें से फेमस ऐसे है ऑन द प्लेजर ऑफ हैटिंग। ऑन द प्लेजर ऑफ हैटिंग इज अ फेमस ऐसे बाय विलियम हैजलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन। बर्ट्रैंड रसेल जो है, बर्ट्रैंड रसेल एक फिलोसोफर भी थे और इन्होंने कई सारे बुक्स भी लिखी है, क्रिटिसिज्म की भी और लिटरेचर की भी। तो इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया वो लिटरेचर के क्षेत्र में यानी लिटरेचर में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिलोसफिकल मूवमेंट इज मोस्ट एसोसिएटेड विद बर्ट्रैंड रसेल, यानी बर्ट्रैंड रसेल से कौन सा फिलोसफिकल मूवमेंट एसोसिएटेड है? तो अगर बर्ट्रैंड रसेल की बात करें तो बर्ट्रैंड रसेल ने सबसे ज्यादा इन पर काम किया था, यानी लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एजी गार्डिनर रोट एसेज प्राइमरली ऑन। एजी गार्डिनर ने प्राइमरली किस पर ऐसे लिखे हैं? तो एजी गार्डिनर ने प्राइमरली एवरीडे लाइफ पर ऐसे लिखे हैं और एवरीडे लाइफ के साथ साथ सोशल मैनर्स पर भी इनके ऐसे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज वाज रिटन बाय एजी गार्डनर। एजी गार्डनर का इसमें से कौन सा ऐसे है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट कि एजी गार्डनर रोट एसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेज वाज रिटन बाय एजी गार्डनर, यानी कौन सा ऐसे एजी गार्डनर ने लिखा है? तो एजी गार्डनर रोट अ फेमस ऐसे और इसका नाम है ऑन सेइंग प्लीज प्लीज, और जिसमें गार्डनर बात करते हैं कि भाई अगर हम किसी को प्लीज कहते हैं तो जो अगर हम किसी को प्लीज कहते हैं तो दूसरा जो पर्सन है हमें मैनर होना चाहिए। तो इस ऑन सेइंग प्लीज में एजी गार्डनर ने इन चीजों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम के गांधीज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। एम के गांधीज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज प्राइमरली। तो एम के गांधी की जो स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है ये प्राइमरली बेस्ड है ऑप्शन नंबर, यानी ये एक ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ महात्मा गांधी राइटिंग्स। तो महात्मा गांधी की जो राइटिंग्स है, महात्मा गांधी ने अपनी राइटिंग्स में प्राइमरली किस पर फोकस किया है? तो ऑप्शंस आर हियर। तो इन्होंने प्राइमरली फोकस किया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सामाजिक न्याय में, सोशल जस्टिस और नॉन वायलेंस पे और अहिंसा पे, यानी समाज में जो भी इनजस्टिस हो रहा था, अन्याय हो रहा था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने अपनी आवाज उठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशवंत सिंह लिटरेरी वर्क्स ऑफन इंक्लूड। खुशवंत सिंह के जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड है? तो खुशवंत सिंह के जो लिटरेरी वर्क्स है उनमें इंक्लूड है सटारिकल ह्यूमर, उनमें मिलता है और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स भी हमें खुशवंत सिंह के लिटरेरी वर्क्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस नोवेल वाज रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने कौन सा
फेमस नोवेल इसमें लिखा था। तो बहुत फेमस नोवेल है, दैट इज ट्रेन टू पाकिस्तान विच वॉज रिटन बाय खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का एक फेमस नोवेल है ट्रेन टू पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, यानी एपीजे अब्दुल कलाम इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। एपीजे अब्दुल कलाम इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू। तो एपीजे अब्दुल कलाम अपने कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं, और वो कंट्रीब्यूशन है साइंटिफिक एडवांसमेंट में और नेशन बिल्डिंग में, कैसे नेशन को बिल्ड किया जाए, कैसे राष्ट्र को आगे बढ़ाया जाए, और साइंटिफिक एडवांसमेंट में भी एपीजे अब्दुल कलाम ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम ऑटोबायोग्राफी। एपीजे अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी थी उसका टाइटल क्या था? तो उसका टाइटल था, ऑप्शंस आर हियर, सुटेबल टाइटल था उसका विंग्स ऑफ फायर, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which novel by which novel by Henry Fielding is considered one of the earliest examples of the modern novel। हेनरी फील्डिंग को माना जाता है कि हेनरी फील्डिंग ही फर्स्ट जो नोवेलिस्ट थे जिन्होंने नोवेल्स के स्टार्ट किया था, और उनमें जो नोवेल था उस नोवेल का नाम था टॉम जोनस। टॉम जोनस बाय हेनरी फील्डिंग। और हेनरी फील्डिंग का ये नोवेल टॉम जोनस था, इसको माना जाता है, कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द पहले का, बहुत पहले का, यानी अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना जाता है इसको मॉडर्न नोवेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फील्डिंग्स राइटिंग इज बेस्ट कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हेनरी फील्डिंग है, हेनरी फील्डिंग की राइटिंग को बेस्ट किस में कैटेगराइज किया जाता है? तो इनकी राइटिंग को कैटेगराइज किया जाता है रियलिस्टिक मैनर में और ह्यूमरिस्टिक मैनर में, यानी रियलिस्टिक सटायर में और ह्यूमर के वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस हार्डीज नोवेल्स ऑफन एक्सप्लोर्स। जो थॉमस हार्डी है, थॉमस हार्डी के नोवेल्स प्रायः एक्सप्लोर करते हैं, और थॉमस हार्डी के नोवेल स्पेशली कन्फ्लिक्ट्स बताते हैं बिटवीन फेट के बीच में और फ्री विल के बीच में, यानी भाग्य के बीच में और फ्री विल के बीच में ये कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष करते हैं थॉमस हार्डी के नोवेल की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टेस्ट ऑफ द डी अर्वरवाइल्स थॉमस हार्डी क्रिटिक्स। थॉमस हार्डी ने अपने टेस्ट ऑफ द डी अर्वरवाइल्स जो फेमस नोवेल है इनका, इसमें किस चीज को क्रिटिसाइज किया था? तो इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया था एज द विक्टोरियन मोरल हिपोक्रेसी को। विक्टोरियन मोरल हिपोक्रेसी यानी विक्टोरियन एज में जो आडंबर चल रहा है उसको इन्होंने दिखाया था, नैतिक हिपोक्रेसी को दिखाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिटरेरी क्रिटिक इज वर्जीनिया वुल्फ्स मोस्ट एसोसिएटेड विद, यानी विच लिटरेरी टेक्निक इज वर्जीनिया वुल्फ मोस्ट एसोसिएटेड विद। वर्जीनिया जो वुल्फ है वो सबसे ज्यादा कौन सी टेक्निक से एसोसिएटेड थी? तो वो एसोसिएटेड थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो टेक्निक है जिसको वर्जीनिया वुल्फ ने अपने नोवेल में यूज किया था, और अपने नोवेल में भी स्पेशली उन्होंने बहुत सारे जो उनके नोवेल्स हैं उन्होंने स्पेशली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक से वो नोवेल अपने लिखे थे। नेक्स्ट है टू द लाइट हाउस बाय वर्जीनिया वुल्फ इज नोटेबल फॉर, यानी जो टू द लाइट हाउस नोवेल है विच वॉज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ, वो नोटेबल फॉर इट्स किसके लिए है और क्या चीज उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है? तो वर्जीनिया वुल्फ ने अपने द टू द लाइट हाउस में एक्सप्लोरेशन किया है किसका? एक्सप्लोरेशन ऑफ टाइम का एंड मेमोरी का। इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं और एक ही फैमिली को दिखाया गया है टू द लाइट हाउस में। और अगर हम इस टू द लाइट हाउस के पार्ट की बात करें तो ये 3 पार्ट है, विंडो, टाइम पासेस, और लास्ट जो सेक्शन है वो है लाइट हाउस व्हेन दे रीच टू द लाइट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थीम इज सेंट्रल टू E.M. फोस्टर्स अ पैसेज टू इंडिया। E.M. फोस्टर ने एक फेमस नोवेल लिखा है जिसका नाम है अ पैसेज टू इंडिया, और इस अ पैसेज टू इंडिया में किस थीम को इन्होंने लिया है या किस थीम की इन्होंने बात की? तो जो ये थीम है वो है
द ब्रिटिश कॉलोनियल एक्सपीरियंस इन इंडिया, कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कॉलोनीज बनाई, और जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनीज बनाई तो कैसे वो बिहेव करते थे इंडियंस के प्रति। तो इन्होंने इसमें अ पैसेज टू इंडिया में E.M. फोस्टर ने इसको एक्सप्लोर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नैरेटिव स्टाइल इज कॉमनली फाउंड इन E.M. फोस्टर्स वर्क्स, यानी E.M. फोस्टर के जो वर्क्स हैं, E.M. फोस्टर्स के वर्क में कौन सी लिटरेरी स्टाइल हमें मिलती है। तो सबसे ज्यादा अगर बात करें तो सोशल रियलिज्म, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सोशल रियलिज्म देखने को हमें E.M. फोस्टर के वर्क्स में मिलता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38, मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद वर्क्स फोकस प्राइमरली ऑन, मुल्क राज आनंद जो है, मुल्क राज आनंद के जो वर्क्स हैं प्राइमरली किस पर फोकस करते हैं। तो मुल्क राज आनंद के जो वर्क्स हैं वो फोकस करते हैं द लाइव्स ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड पीपल, यानी जिनका शोषण हुआ है, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो डाउन ट्रोडन पीपल है, उनकी तरफ मुल्क राज आनंद के वर्क्स डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है, Which novel by मुल्क राज आनंद is a critic of the caste system in India? मुल्क राज आनंद का ऐसा कौन सा नोवेल है जो भारत में कास्ट सिस्टम की बात करता है। तो वो नोवेल है अनटचेबल नोवेल, और बहुत ही फेमस नोवेल है। नेक्स्ट है, आर के नारायण फिक्शन इज सेट प्राइमरली इन, आर के नारायण की जो फिक्शन है वो किस पर सेट हुई है। तो आर के नारायण की जो फिक्शन है वो सेट हुई है एक स्पेस एक्सप्लोरेशन पे। आर के नारायण फिक्शन इज सेट इन प्राइमरली इन, सॉरी इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी आर के नारायण ने अपने नो क्वेश्चन नंबर 40, आर के नारायण फिक्शन इज सेट प्राइमरली इन, आर के नारायण की जो फिक्शन है वो किस पर सेट हुई है। तो ये हुई है अ फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन मालगुडी, यानी मालगुडी इन्होंने अपने जितने भी वर्क्स हैं इनमें इसका एक रीजनल प्लेस रखा है, और एक मालगुडी इस प्लेस का नाम रखा है जो साउथ इंडिया यानी मद्रास में इसका थीम, इसका सेटिंग रखी है। यानी ज्यादातर नोवेल में मालगुडी मिलता है साउथ इंडियन टाउन आर के नारायण के वर्क्स में। नेक्स्ट है, इन द गाइड आर के नारायण एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ, आर के नारायण ने द गाइड में कौन सी थीम को एक्सप्लोर किया है। तो आर के नारायण ने द गाइड में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनल रिडेम्पशन को फोकस किया है, कैसे राजू को एक स्पिरिचुअल गुरु बन जाता है, और कैसे वो एक टूर गाइड से और एक स्पिरिचुअल गाइड के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो द गाइड नोवेल का ये थीम एक्सप्लोर की है आर के नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राव's नोवेल कांतापुरा इज नोन फॉर, राजा राव का जो नोवेल है कांतापुरा वो किसके लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जो राजा राव का नोवेल कांतापुरा है इट्स एक्सपेरिमेंटल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नरेशन के लिए ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच आइडियोलॉजी ग्रेटली इन्फ्लुएंस राजा राव राइटिंग, यानी राजा राव की राइटिंग को किस आइडियोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। तो सबसे ज़्यादा राजा राव को जो इन्फ्लुएंस किया था वो क्या था, गांधी की फिलॉसफी ने, यानी गांधीज या गांधीयन फिलॉसफी ने राजा राव को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया। नेक्स्ट है, अमिताभ घोष हिस्टोरिकल फिक्शन ऑफन डील्स विद, अमिताभ घोष की जो हिस्टोरिकल फिक्शन है यानी जो इविस ट्रायोलॉजी है इनकी, वो किस पर बेस्ड है या ये किस पर डील करती है। तो ये कॉलोनियलिज्म को बताती है, और कॉलोनियलिज्म के साथ साथ माइग्रेशन को भी बताते हैं, कैसे कि
लोगों को यहाँ से और ट्रिनिडाड और टोबैको को ले जाया जाता था और उनको मजदूर वहां पर बनाया जाता था। और उनको वहां पर एक वर्ड दिया गया है कि उनको कहा जाता है कि ये क्या है, गिरमिटिया मजदूर है। तो जो हमारे इंग्लिश नोवेलिस्ट हैं V.S. नायपॉल, वो भी भारत के ही रहने वाले थे। तो उनके फोर फादर्स को भी गिरमिटिया मजदूर बना करके वहां ट्रिनिडाड एंड टोबैको में ले जाया गया था। तो नेक्स्ट है, विच नोवेल इज पार्ट ऑफ अमिताभ घोष इविस ट्रायलॉजी। अमिताभ घोष की जो इविस ट्रायलॉजी है, कौन सा उसमें पार्ट है? तो उसमें पार्ट है एक सी ऑफ पॉपीज का, यानी एक पार्ट दिखाया गया है सी ऑफ पॉपीज का अमिताभ घोष की इविस ट्रायलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपको डिटेल में भी पढ़ना है अगर, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9997276846 पर। और हमारी डिटेल क्लासेस भी चलती हैं, वो एप्लीकेशन पे चलती है। और एप्लीकेशन में हम राइटर वाइज उनका पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे अमिताभ घोष है, जितने भी 40 के 45 के राइटर हैं, लिटरेरी टर्म्स है, ग्रामर्स हैं, सारा उसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद अडिगाज द व्हाइट टाइगर क्रिटिक्स। जो अरविंद अडिगा है, अरविंद अडिगा का जो व्हाइट टाइगर है, ये क्या क्रिटिसाइज करता है या किस चीज की बात करता है? तो जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर हियर। तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर बी है, द सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया, कि भारत में जो सोशियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल जो डिवाइड हुआ है वो कैसे हुआ है और कैसे लोग उसमें सरवाइव कर रहे हैं। तो अरविंद अडिगा ने अपने नोवेल द व्हाइट टाइगर में इसको दिखाया है कि कैसे वो एक ड्राइवर से, यानी उनका कैरेक्टर, अरविंद अडिगा का कैरेक्टर ड्राइवर से एक और बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन किंग लियर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टॉर्म सीन। यानी विलियम शेक्सपियर का फेमस प्ले है किंग लियर, इसमें क्या सिग्निफिकेंस है स्टॉर्म सीन का? तो स्टॉर्म सीन का जो सिग्निफिकेंस है वो है कि ये स्टॉर्म सीन रिफ्लेक्ट करता है किंग लियर की डिसेंट इनटू मैडनेस एंड द केओस इन हिज किंगडम, कि किंग लियर को मैडनेस जैसा आ गया है और वो बिल्कुल उलझन में है कि कैसे वो अपने किंगडम को छोड़ देगा। यानी ये एक, हम कह सकते हैं कि स्टॉर्म जो मिरर्स है, द स्टॉर्म मिरर्स लियर्स इंटरनल टर्मोइल, किंग लियर के मन में आंतरिक टर्मोइल चल रहा है और द ब्रेकडाउन चल रहा है किसके प्रति? ऑर्डर ऑफ हिज रेल्म के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ डायरेक्टली क्रिटिक द आर्म्स ट्रेड। यानी मेजर बारबरा को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने डायरेक्टली क्रिटिक किया था एज अ आर्म्स ट्रेड। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक फेमस ड्रामेटिस्ट भी है, नोवेलिस्ट भी है और मॉडर्न एज के फेमस ड्रामेटिस्ट भी है। तो मेजर बारबरा इनका एक फेमस प्ले है जो एग्जामिन्स करता है मॉरलिटी को, जो एग्जामिन करता है कैपिटलिज्म को, और जो बताता है हिपोक्रेसी ऑफ वॉर को। और ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम था मेजर बारबरा में, इस कैरेक्टर का नाम था एंड्रयू अंडरशाफ्ट। तो मेजर बारबरा जो था, इस कैरेक्टर का नाम था एंड्रयू अंडरशाफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस कनाड्स नागमंडला इज बेस्ड ऑन विच इंडियन फोक ट्रेडिशन। जो ग्रीस कनाड है, ग्रीस कनाड का जो नागमंडला है वो बेस्ड है विच इंडियन फोक ट्रेडिशन, किस इंडियन फोक ट्रेडिशन पर वो बेस्ड है? तो वो बेस्ड है नागा फोकलोर। नागा पर एक पौराणिक फोकलोर था, यानी लोक कथा थी। और जो नागमंडला प्ले है ये इनकॉर्पोरेट्स करता है साउथ इंडियन सरपेंट मिथ को, यानी एक मिथ है साउथ इंडिया में, और ये एक्सप्लोर करता है जेंडर रोल्स एंड सोशल कंस्ट्रेंट्स को। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, इन चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर रीइमेजिन्स विच एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। यानी इन चित्रा रविंद्रनाथ टैगोर रीइमेजिन्स विच एपिसोड फ्रॉम द महाभारत। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रा में लव स्टोरी दिखाई है, किसकी? अर्जुन की और चित्रांगदा की। तो टैगोर ने अपनी चित्रा में रिटेल्स की है, दोबारा बताई है चित्रांगदा की स्टोरी, और चित्रांगदा ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और विन करती है अर्जुना के लव को। यानी चित्रांगदा ट्रांसफॉर्म्स एंड देन herself to win Arjuna's love. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। यानी इन साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन, यानी कोर्ट चलो आहे, मराठी में इसको बोला जाता है कोर्ट चलो आहे। वाई इज लीला बिनारे पुट ऑन ट्रायल? तो आंसर इज शी हैज हैड अ सीक्रेट लव अफेयर। तो लीला बिनारे के सीक्रेट लव अफेयर थे, और इस प्ले में क्रिटिक किया गया है एज अ सोशल हिपोक्रेसी को, और बिनारे को जज किया गया है। बिनारे इज जज्ड फॉर हर पर्सनल चॉइसेस, और एक्सपोज किया है, एक्सपोजिंग पेट्रार्कल कंट्रोल को, कि कैसे इंडिया में पेट्रार्कल सोसाइटी बहुत ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर में रहा है। नेक्स्ट है, महेश दत्तानी तारा डील्स विद विच सोशल इशू। महेश दत्तानी का जो तारा जो प्ले है, महेश दत्तानी का फेमस प्ले है ये तारा, ये डील करता है किस सोशल इशू पर? तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है तारा। और तारा जो प्ले है ये जेंडर बायस की बात करता है इंडियन फैमिलीज में। और थ्रू द स्टोरी ऑफ दिस तारा प्ले कॉन्जॉइंस ट्विंस, क्योंकि कॉन्जॉइंड ट्विंस बोर्न होते हैं और वो उनके दोनों सर्कुलेट ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं ट्विंस। और हमेशा इस सोसाइटी में कैसे मेल चाइल्ड को फेवर्ड किया जाता है, क्योंकि जो तारा प्ले में जो फीमेल कैरेक्टर थी तारा, उसको क्या किया गया था? उसको उसके बदले उसके ब्रदर को बचाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओथेलो विच rhetorical technique does Iago use most effectively to manipulate Othello? तो in Othello which rhetorical technique does Iago use most effectively to manipulate Othello? Suggestion and insinuation, यानी Iago का जो सबटल है वो हिंट करता है और इनडायरेक्ट करता है, एक्यूजेशन करता है। और ओथेलो की जो जेलेसी है विदाउट आउटराइट लाइज और मेकिंग हिज मैनिपुलेशन इफेक्टिव, और ओथेलो अपनी वाइफ डेस्डेमोना को किल कर देता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर थीम इन जॉर्ज बर्नार्ड सेंट जोआन? जॉर्ज बर्नार्ड का एक फेमस प्ले है और उस प्ले का नाम है सेंट जोआन। सेंट जोआन में कौन सी थीम को डिनोट नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इज द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म को नहीं दिखाया गया है, यानी द कन्फ्लिक्ट दिखाई गई है इंडिविजुअल कॉन्सेंस और इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी के बीच में। द पावर दिखाई गई है नेशनलिज्म की, और द रोल ऑफ जेंडर इन लीडरशिप को दिखाया गया है। क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म को नहीं दिखाया गया। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आप ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कर देते हैं, नॉट को छोड़ देते हैं बीच में और डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि नॉट कहीं यस में है कि नो में है, यानी कहीं हाँ में है कि नहीं। तो जैसे इसमें नॉट में है तो नॉट में सी इज करेक्ट ऑप्शन, और सी इसका पार्ट नहीं है, और जो थ्री ऑप्शन है वो इसकी मेजर थीम है सेंट जोआन प्ले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, हैरोल्ड पिंटर्स यूज ऑफ पिंटरेस्क्यू पॉज प्राइमरली सर्व्स टू, यानी हैरोल्ड पिंटर ने यूज किया है पिंटरेस्क्यू पॉज, प्राइमरली किसको रेफर करता है? तो ये रेफर करता है heighten tension and suggest underlying menace को या underlying menace को सजेस्ट करता है। और ये जो Pinterest की पॉज है, the pause in Pinterest plays often create an airy या menace या threatening की बात करता है, या threatening atmosphere बनाता है, या रिफ्लेक्ट करता है psychological unease को Pinterest की पॉज।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन तुगलक ग्रीस कनार्ड पोर्ट्रेज द टाइटल कैरेक्टर एज, यानी तुगलक में ग्रीस कनार्ड पोर्ट्रेज करते हैं टाइटल कैरेक्टर एज, और ये पोर्ट्रेट करते हैं एज द अ विजनरी हुज इंटेलिजेंस लीड टू केओस, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और तुगलक तुगलक की जो एम्बिशियस रिफॉर्म्स था अल्टीमेटली कॉज वो डिसऑर्डर में बदल जाते हैं। एमबीटी यानी तुगलक यानी एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, और मेकिंग हिम अ ट्रेजिक एंड पैराडॉक्सिकल फिगर। और जब जो इसके जितने भी उसने डिसीजन लिए हैं, एक बाद में वो फन उस वक्त मेक अ फन ऑन द तुगलक और ट्रेजिक और पैराडॉक्सिकल फिगर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर्स रेड ओलियंडर्स इज अ क्रिटिक ऑफ, रविंद्रनाथ का जो रेड ओलियंडर्स है ये भी इनका एक प्ले है, वो क्या बताता है, तो ये बताता है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म की बात करता है। और ये प्ले जो रेड ओलियंडर्स है रविंद्रनाथ टैगोर का, ये कंडेम करता है डिह्यूमनाइजिंग लेबर को और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन घासीराम कोतवाल हाउ डज विजय तेंदुलकर यूज हिस्टोरिकल इवेंट, घासीराम कोतवाल में विजय तेंदुलकर ने कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज किया है, तो घासीराम कोतवाल में घासीराम कोतवाल में विजय तेंदुलकर ने हिस्टोरिकल इवेंट्स को यूज किया है और टू कमेंट ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स एंड पावर यूज की इन्होंने बात की। और ये जो घासीराम प्ले है, यानी घासीराम कोतवाल जो प्ले है, ये प्ले क्रिटिक करता है करप्शन को और अथॉरिटेरियन रूल को, किसके थ्रू, एक फिक्शनलाइज्ड हिस्टोरिकल नैरेटिव के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महीश दत्तानीज ब्रेवली फॉर द क्वीन, यानी महेश दत्तानी का एक फेमस प्ले है ब्रेवली फॉर द क्वीन। ये क्या एक्सप्लोर करता है, तो ये एक्सप्लोर करता है द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन एलिट इंडियन सोसाइटी, एलिट क्लास में, या ये जो ब्रेवली फॉर द क्वीन प्ले है महेश दत्तानी का, ये प्ले एक्सपोज करता है जेंडर ऑपरेशंस को विद इन एन एफ्लुएंट फैमिली और रिवील करता है हिडन स्ट्रगल बीनीथ अ पॉलिश्ड एक्सटीरियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ व्हाट आर्टिस्टिक टेक्निक डज बेहरमन यूज टू पेंट द लीफ, यानी जो ओ हेनरी है, ओ हेनरी अपनी शॉर्ट स्टोरी के लिए फेमस है, और ओ हेनरी की फेमस शॉर्ट स्टोरी थी, उसका नाम था द लास्ट लीफ। तो व्हाट आर्टिस्टिक टेक्निक डज बेहरमन यूज टू पेंट द लीफ, इस लीफ पर कौन सी वो आर्टिस्टिक टेक्निक थी जिसको बेहरमन यूज करता था, तो वो आर्टिस्टिक जो टेक्निक थी उसका नाम था ट्रॉम्पे ऑयली, यानी बेहरमन पेंट्स करता है लीफ पर इन अ हाईली रियलिस्टिक मैनर टू ट्रिक जॉन्सी को, कि जॉन्सी ये बिलीव करे इनटू बिलीविंग इट्स रियल, कि वो जो उन्होंने लीफ पर बनाया वो रियल है। तो ये एक टेक्निक है नोन एज ट्रॉम्पेली इसको बोला जाता है, विच मीन्स डिसीव द आई, ट्रॉम्पेली का मीन्स है डिसीव द आई, इस ट्रॉम्पेली का मीन्स है डिसीव द आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाइडो मोपोसेंट, और इस गाइडो मोपोसेंट का भी पूरा नाम आप याद कर लें, इसका पूरा नाम है हेनरी अल्बर्ट गाइडो मोपोसेंट। तो ये गाइडो मोपोसेंट जो है, इन्होंने एक फेमस वर्क लिखा है, इस वर्क का नाम है द नेकलेस क्रिटिक्स विच सोशल इशू मोस्ट प्रोमिनेंटली। गाइडो मोपोसेंट की जो नेकलेस है क्रिटिक करती है विच सोशल इशू मोस्ट प्रोमिनेंटली, तो ये बात करती है क्लास कॉन्शियस की, नेकलेस है क्लास कॉन्शियस की और मेटेरियलिज्म या मेटेरियलिस्टिक थिंग की ओर बात करती है। इस नेकलेस में एक फेमस कैरेक्टर है, इसका नाम है मथिल्डा लोजेल। मथिल्डा की जो डिजायर है किसके प्रति, एक लग्जरियस लाइफ के प्रति, वो लीड्स करती है उसका डाउनफॉल आने के लिए, कि वही मुझे नेकलेस चाहिए, तो नेकलेस उसके हस्बैंड उसको दे देते हैं, लेकिन उसी से उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सपोज करती है एक निरर्थकता, फ्यूटिलिटी को भी, किसकी, मेटेरियलिज्म की फ्यूटिलिटी को और रिजिड क्लास डिवीजन को, और
कैसे 19th सेंचुरी फ्रांस में एक फ्यूटिलिटी ऑफ मेटरलिज्म और रिजिड क्लास डिवीजन को दिखाया है गाइड एंड ऑपोसेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेमिंगवेज द ओल्ड मैन एंड द सी सैंटियागोज स्ट्रगल विद द मर्लिन प्राइमरली सिंबलाइज। यानी जो हेमिंगवे थे, हेमिंगवे का एक फेमस वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, और इस ओल्ड मैन एंड द सी में एक फेमस कैरेक्टर है जिसका नाम है सैंटियागो। सैंटियागो स्ट्रगल करता है कि वो फिश उसको मिल जाए, लेकिन कई सारे डेज स्पेंड हो जाते हैं लेकिन फिश नहीं मिलती है। विद द मर्लिन प्राइमरली सिंबलाइज, मर्लिन को सिंबलाइज किया गया है इसमें। किससे सिंबलाइज किया गया है? तो मर्लिन को सिंबलाइज किया गया है एज अ रेजिलियंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट। ह्यूमन स्पिरिट यानी मानव की जो स्पिरिट है उसकी रेजिलियंस को दिखाया गया है। सैंटियागोज रिलेंटलेस को दिखाया गया है, कैसे वो बैटल करता है अगेंस्ट द मर्लिन रिफ्लेक्ट्स। और हेमिंगवे की अगर थीम की बात करें तो हेमिंगवे थीम ऑफ परसिवियरेंस एंड डिग्निटी। परसिवियरेंस कैसे आदमी निरंतरता कंटिन्यूअसली वो काम कर रहा है जब तक उस काम में वो सफल ना हो। तो वो ऐसी कंपटीशन है कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक हम क्रैक नहीं करेंगे एग्जाम तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो परसिवियरेंस भी जरूरी रखना चाहिए लाइफ में, एंड डिग्निटी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शशि देशपांडे द लॉन्ग साइलेंस व्हाई डज जया रिमेन साइलेंट इन हर मैरिज। यानी जो शशि देशपांडे है, शशि देशपांडे का फेमस वर्क है दैट लॉन्ग साइलेंस व्हाई डज जया रिमेन साइलेंट इन हर मैरिज। मैं अपनी जब जया की मैरिज होती है तो मैरिज जया साइलेंट क्यों रहती है? क्योंकि शी फियर्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, उसको डर लगता है सोसाइटल एक्सपेक्टेशन से और पैट्रियार्कल नॉर्म से, जो सोसाइटी के पितृसत्तात्मक परिवार के नॉर्म से, उससे उसको फियर लगता है। दैट्स वाई कि जो जया है, जया फियर्स सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड पैट्रियार्कल नॉर्म्स। जया का जो साइलेंस है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रगल को। किसका स्ट्रगल? भारतीय महिलाओं का स्ट्रगल, स्ट्रगल्स ऑफ इंडियन वुमेन। और पार्टिकुलरली जो इंडियन वुमेन का सप्रेशन हो रहा है किसमें? इन मैरिज एंड सोसाइटी में, उसको एक्सपेक्टेशंस दिखाया गया है बाय शशि देशपांडे के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज ऑफन डिपिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरीज हैं वो किस थीम पर बेस्ड है? तो रस्किन बॉन्ड की अगर स्टोरीज की बात करें तो वो बेस्ड है नोस्टाल्जिया पर, नोस्टाल्जिया एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर पर। यानी रस्किन बॉन्ड्स स्टोरी सच एज द ब्लू अम्ब्रेला, द नाइट रेन एट डिओली, ये एम्फसाइज करती है नोस्टाल्जिया को कि कैसे उसका प्राइमरली यानी चाइल्डहुड में कैसे उसका जीवन स्पेंड हुआ, चाइल्डहुड इनोसेंस की बात करते हैं। एंड एल्योर करता है किसको? यानी नेचर को भी एल्योर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In The God of Small Things, Arundhati Roy explores the concept of love laws. What do these laws dictate? यानी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में अरुंधति रॉय ने एक्सप्लोर किया है द कॉन्सेप्ट ऑफ लव लॉज। व्हाट डू दीज लॉज डिक्टेट? तो ये लॉज क्या बताते हैं? तो ये लॉज बताते हैं कि कैसे अरुंधति रॉय ने क्रिटिक किया है द रिजिड कास्ट एंड सोशल नॉर्म्स को इंडिया में, और डिक्टेट किया है हु इज परमिटेड टू लव होम एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हु शुड बी लव्ड एंड हाउ, सी ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इन ओ हेनरीज द गिफ्ट ऑफ द मैजाई, what is ironic about the couple's Christmas gifts? तो ऑप्शन नंबर A is correct. They both sell their most prized possession to buy a gift for the other. यानी ओ हेनरी का द गिफ्ट ऑफ मैजाई जो है ये एक सिचुएशनल आयरनी थी जो एम्फसाइज करती है द थीम ऑफ सेल्फलेस लव को, एज ईच पर्सन्स सेक्रीफाइस makes the gift they receive useless. Next
क्वेश्चन है, गाइड ए मोपोसेंट्स वर्क्स आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो गाइड ए मोपोसेंट है उनके वर्क्स किस पर ज़्यादातर इन्फ्लुएंस्ड है? तो उनके जो वर्क्स हैं वो रियलिज्म की बात करते हैं और नेचुरलिज्म की बात करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, हेमिंगवेज आइसबर्ग थियरी एम्फसाइज, यानी हेमिंगवे ने आइसबर्ग थियरी दी है और इस आइसबर्ग थियरी में हेमिंगवे की जो स्टाइल थी ये ओमिट करता है किसी भी एक्सप्लिसिट डिटेल्स को और फोर्सिंग रीडर्स टू इन्फर डीपर मीनिंग ब्रीथ द सरफेस ऑफ हिज सिंपल प्रोज, और इसमें ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी minimalist writing with deeper underlying meaning, that is called as the iceberg theory of Hemingway. Next question है, in the Binding Wine शशि देशपांडे addresses the issue of, यानी बाइंडिंग वाइन में शशि देशपांडे ने एड्रेस किया है as the issue of, correct option is B, marital rape and women's ऑपरेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्ड रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग स्टाइल, तो रस्किन बॉन्ड के अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें तो सिंपल होती थी, लिरिकल होती थी और इवोकेटिव होती थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच इवेंट सर्व्स एज द नोवेल्स pivotal tragedy, तो correct option is Sophie Mall's, correct option is Sophie Mall's drowning, यानी सोफी मॉल जो थी, सोफी मॉल की ड्राइंग को दिखाया गया द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में। ये इवेंट सर्व करता है एज अ नॉवल का पाइवटल ट्रेजेडी। सोफी मॉल्स ड्राउनिंग एक्ट्स एज द कैटलिस्ट फॉर द नोवेल्स ट्रेजिक इवेंट्स। ये अफेक्ट करता है मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड रीइंफोर्सिंग थीम्स ऑफ फेट एंड सोशल इंजस्टिस को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द की आयरनी इन ओ हेनरीज द कॉप एंड द एंथम, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, द protagonist is arrested when he no longer wants to be, तो what is the key irony in O. Henry's The Cop and the Anthem, तो द प्रोटोगोनिस्ट जो इसका सोफी है वो ट्राई करती है कि टू गेट अरेस्टेड टू सिक्योर शेल्टर फॉर द winter but is ignored until he finally decides to reform, at which point he is arrested. Next question है, in Hemingway's A Farewell to Arms what does rain frequently symbolize, rain को क्या symbolize करके दिखाया गया है, तो rain को क्वेश्चन नंबर 75 में symbolize करके दिखाया गया एज द डेथ की तरह और डिस्पेयर की तरह, यानी रेन ऑफन फोरशैडोज ट्रेजिक इवेंट्स, और वो ट्रेजिक इवेंट थे कैथरीन की डेथ, जो रिइंफोर्सिंग करती है हेमिंगवेज की ब्लीक पर्सपेक्टिव ऑन लव और वॉर पे, यानी लव और वॉर पे ज्यादातर थीम होती थी हेमिंगवे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज अ कॉमन थीम इन मैनी ऑफ रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज, रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरीज थी होती थी उनकी कॉमन थीम क्या होती थी, तो जो रस्किन बॉन्ड की जो स्टोरी होती थी उसमें ऑप्शन है कॉमन थीम इन मैनी ऑफ रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी, supernatural and ghostly encounters, the resilience of political revolutionaries, the innocence of childhood and longing for the past, and the danger of modern technology, तो इसमें जो इनोसेंस होती थी चाइल्डहुड की और लॉन्गिंग फॉर द पास्ट की होती थी रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज, यानी रस्किन बॉन्ड ने फ्रिक्वेंटली सिंप्लिसिटी को दिखाया है, चाइल्डहुड की सिंप्लिसिटी को, और द नोस्टाल्जिया को एसोसिएट किया है इसके साथ, और जैसे उनका फेमस नोवेल है और फर्स्ट नोवेल भी है, जैसे नोवेल का नाम था
द रूम ऑन द रूफ और द ट्रेन एट दी होली, इसमें भी उन्होंने इनोसेंस को दिखाया है, चाइल्डहुड की, और लॉन्गिंग को दिखाया है, कैसे एक चाइल्ड लॉन्गिंग यानी सोचता है पास्ट के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सारे क्वेश्चंस बेस्ड है लिटरेचर पर, जितने भी फूडी राइटर्स हैं और लिटरेरी टर्म्स हैं सारे उन पर एमसीक्यूज बनाए गए हैं, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से देखें, और ध्यान से देखने के साथ साथ जितने भी एमसीक्यू हैं उनको देखें और उनको नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उनमें कई पॉइंट्स भी ऐड करें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसा लिटरेचर। रेनेसा लिटरेचर की जो की कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी? तो रेनेसा लिटरेचर की जो की कैरेक्टरिस्टिक थी, इन्होंने एम्फेसिस किया है, एम्फेसिस ऑन ह्यूमनिज्म और क्लासिकल लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स इज कंसिडर्ड अ मेजर मेटाफिजिकल पोएट। मेजर मेटाफिजिकल पोएट किसे माना जाता है? तो जॉन डन को माना जाता है। जॉन डन को ही एज द फादर भी माना जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री का। यानी जो मेटाफिजिकल पोएट्स है उसमें कई सारे पोएट्स है, और ये आप अलग से इसको इंक्लूड भी कर लें, और इसमें ये भी देखें कि इसको हमें याद भी करना है कि जैसे जॉन डन थे, जॉर्ज हर्बर्ट थे, एंड्रयू मार्वेल थे, इन्होंने इंटेलेक्चुअल विट को यूज किया है, एलोबरेट किया है, मेटाफोर्स को, कंसीट्स का यूज किया है, और फिलोसफिकल थीम रखी है अपनी पोएट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कंसिडर्ड अ गॉथिक नॉवल। इनमें से कौन सा गॉथिक नॉवल है? इनमें से कौन सा गॉथिक नॉवल है? तो जो ये वुदरिंग हाइट्स है, वुदरिंग हाइट्स इज द गॉथिक नॉवल। अगर गॉथिक नॉवेल्स की बात करें तो गॉथिक नॉवेल्स प्राय डार्क थीम पर भी बेस्ड होते थे, और मिस्टीरियस इनकी सेटिंग होती थी, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का इन गॉथिक नॉवेल्स में यूज होता था, और इन गॉथिक नॉवेल्स में इंटेंस इमोशंस को, बहुत ही एक गहरी इमोशंस को दिखाया जाता था। और जो ये वुदरिंग हाइट्स नॉवल है, ये फेमस नॉवल भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 1847 में ये पब्लिश हुआ था, 1847 में, और एमिली ब्रोंटे ने इस नॉवल को लिखा था। एमिली ब्रोंटे, यानी इनको ब्रोंटे सिस्टर भी बोलते हैं क्योंकि जो 3 सिस्टर्स थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 कि द प्री रेफेलाइट मूवमेंट इन पोएट्री एंड पेंटिंग शॉर्ट टू रिवाइव विच आर्टिस्टिक आइडिया। जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट था पोएट्री का और पेंटिंग का, वो किसको रिवाइव करता है, किस आर्टिस्टिक स्टाइल को रिवाइव करता है? तो ये रिवाइव करता है मिडिवल सिंप्लिसिटी की बात करता है, और डिटेल्ड रियलिज्म की बात करता है प्री रेफेलाइट मूवमेंट पोएट्री, इन पोएट्री और पेंटिंग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज सेंट्रल टू पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए कौन सा, इनमें से कौन सा आइडिया सेंट्रल आइडिया था? तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो बात करता है फ्रेगमेंटेशन की बात करता है, फ्रेगमेंटेशन और सेल्फ रेफरेंशियलिटी की बात करता है। और अगर हम पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करते हैं तो प्रेजेंट वर्ल्ड इज एज द पोस्ट मॉडर्निज्म। ये मॉडर्न वर्ल्ड नहीं बल्कि पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है। पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में जो अगर नोवेल की बात करें तो स्पेशली एब्सर्डिज्म पर बेस्ड या एब्सर्डिस्ट नोवेल लिखे जाते थे। तो अगर पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो होता था वो आयरनी की बात करते थे, मेटाफिक्शन की बात करते हैं, इंटरटेक्चुअलिटी यानी जूलिया क्रिस्टेवा का जो फेमस आइडिया था इंटरटेक्चुअलिटी, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है Who is a major philosopher associated with existentialism? Existentialism का फेमस फिलोसोफर कौन है? तो existentialism का जो फेमस फिलोसोफर है उसका नाम है जीन पॉल सार्टर। Existentialism एक एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल फ्रीडम को, इंडिविजुअल चॉइस को और इंडिविजुअल मीनिंग को, और जो जो इसका फेमस फिलोसोफर है उसका नाम है जीन पॉल सार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीकंस्ट्रक्शन एज अ लिटरेरी थियरी इज एसोसिएटेड विद व्हिच थिंकर। जो डीकंस्ट्रक्शन थियरी है वो किससे रिलेटेड है? तो डीकंस्ट्रक्शन के बारे में तो आपको तो पता ही है कि जो फेमस थिंकर है इसका, उसका नाम है फ्रेंच थिंकर एलिजा जैक्स डेरिडा, और इसके जैक्स डेरिडा की एक फेमस बुक है उसको भी आप ध्यान रखेंगे, ग्रामेटोलॉजी। जो डीकंस्ट्रक्शन है ये भी एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच है,
और जिसको जैक्स डेरिडा ने इंट्रोड्यूस किया था, डेवलप किया था। और ये आर्ग्यू करता है, ये बताता है लैंग्वेज को कि लैंग्वेज क्या है, अनस्टेबल है, और मीनिंग क्या है, हमेशा डिफर्ड होती है। क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल बाइनरी अपोजिशन इन टेक्स्ट, यानी कोई भी टेक्स्ट हो और उस टेक्स्ट को सपोज मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं उसकी अलग मीनिंग निकालूंगा, दूसरा पढ़ रहा है दूसरा अलग मीनिंग निकालेंगे। डिफरेंट पर्सन्स हैव द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दैट पार्टिकुलर टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इंटरटेक्चुअलिटी रेफर्स टू, इंटरटेक्चुअलिटी किसको रेफर करती है? इंटरटेक्चुअलिटी रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन different texts through references and allusions. क्वेश्चन नंबर बी इज करेक्ट। और अगर इंटेलेक्चुअलिटी की बात करें तो इंटेलेक्चुअलिटी को जूलिया क्रिस्टेवा ने इंट्रोड्यूस किया था। जूलिया क्रिस्टेवा ने इसको क्वाइंट किया था और सजेस्ट किया था दैट कि ऑल टेक्स्ट डिराइव मीनिंग थ्रू देयर रिलेशनशिप विद अदर टेक्स्ट। जैसे हम कोई भी टेक्स्ट प्रपोज करते हैं, कोई भी टेक्स्ट पढ़ते हैं, तो उस टेक्स्ट का मीनिंग पहले वाले टेक्स्ट से इंटर रिलेटेड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरटेक्चुअलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अ बैलेड इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, जो बैलेड है ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नैरेटिव होती है, नैरेटिव पोएट्री होती है, ऑफन विद अ, इसमें रेफरेंस का यूज होता है। यानी बैलेड क्या है, एक फॉर्म है नैरेटिव पोएट्री की, जो ये बताती है स्टोरी को और एक सिंपल लैंग्वेज में और रिपीटेड करती है लाइंस को, यानी रिपीटेड लाइंस इज कॉल्ड एज द रेफरेंस। और जो बैलेड होती है ज्यादातर फोक ट्रेडिशन में ज्यादातर फेमस होती है, फोक ट्रेडिशन में ज्यादा फेमस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोनेट ट्रेडिशनली कंटेन्स हाउ मेनी लाइंस। सोनेट में कितनी लाइंस होती है? तो एवरीवन नोज इट एज द कि प्रत्येक सोनेट में देयर आर 14 लाइंस एज। तो सोनेट में 14 लाइंस होती है और एक आइम्बिक पेंटामीटर में यूज होती है। और टू मेजर टाइप्स आर ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट और सेकंड इज पेट्रार्कन सोनेट। तो ये भी आप ध्यान रखें कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या है, तो इस पे भी अलग से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन एलिजी। इसमें सबसे जो बेस्ट डिफाइन एलिजी है वो कौन सी है? तो वो बेस्ट डिफाइन एलिजी है अ लेमेंट फॉर द डेड। तो एलिजी जो एक मॉर्नफुल सॉन्ग होता है, मेलनकलिक पोएम होती है जो एक्सप्रेस करती है सॉरो को, और उस सॉरो जो ऑफन फॉर समवन हु हैज डाइड। और इसमें फेमस एलिजी है लिसिडस, भी एक फेमस एलिजी है, आपने ध्यान रखना है, जॉन मिल्टन की फेमस एलिजी है लिसिडस। और एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड भी एक फेमस एलिजी है, दैट वाज रिटन बाय थॉमस ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कैथारसिस इज एसोसिएटेड विद। इसमें ऑप्शन गलत हो गया, कैथारसिस, इसको करेक्ट कर लें। कैथारसिस में के नहीं बल्कि सी है। तो कैथारसिस इज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी थियरी। तो कैथारसिस बिलोंग करती है एरिस्टोटल की थियरी ऑफ ट्रेजेडी से, और यानी कैथारसिस को थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में दिखाया गया है, एरिस्टोटल की थियरी ऑफ ट्रेजेडी में। कैथारसिस यानी ये रेफर करता है इमोशनल प्योरिफिकेशन को, या रिलीज करता है कि जो ट्रेजेडी है वो इवॉक होती है किसमें, ऑडियंस के सामने। और एरिस्टोटल ने इस को यानी अपनी थियोरी ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस किया था अपनी फेमस बुक में, उस बुक का नाम था पोएटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which metrical pattern is dominant in English heroic couplets। which metrical pattern is dominant in English heroic couplets। तो heroic couplets में ज़्यादातर iambic pentameter का यूज होता है। और अगर हम iambic pentameter का यूज करें, iambic pentameter की बात करें, तो जो heroic couplet है, heroic couplet कंसिस्ट करता है एक पेयर्स ऑफ राइमिंग लाइंस को इन iambic pentameters में, और यूज्ड फेमसली बाय अलेक्जेंडर पोप एंड जॉन डन। इन जो 17th सेंचुरी या 18th सेंचुरी के जो राइटर थे, 18th सेंचुरी के या 17th सेंचुरी के अलेक्जेंडर पोप और ड्राइडन, इन्होंने सबसे ज्यादा हेरोइक कॉपलेट अपनी पोएम्स लिखी है। और अगर हेरोइक कॉपलेट्स की राइम स्कीम की बात करते हैं तो एक लाइन दो लाइन, यानी जो फर्स्ट लाइन है वो सेकंड लाइन से राइम करती है, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ, यानी ए बी बी सी सी डी डी एंड सो ऑन, लेकिन iambic पेंटामीटर में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हमार्सिया इन अ ट्रेजिक हीरो रेफर्स टू, हमार्सिया में जो ट्रेजिक हीरो है उसको क्या कहा गया, तो दैट इज कॉल्ड एज अ फैटल फ्लो लीडिंग टू डाउनफॉल, फैटल फ्लो लीडिंग टू डाउनफॉल। और हमार्सिया एक ग्रीक टर्म है जो एरिस्टोटल ने यूज की थी, जो डिस्क्राइब करता है ट्रेजिक फ्लो या ट्रेजिक एरर, या कोई एरर इन जजमेंट में, कोई एरर, या किसी हीरो का डाउनफॉल डिनोट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एन असाइड इन ड्रामा, ड्रामा में असाइड क्या होता है, तो जो ड्रामा में असाइड होता है ये एक डायरेक्ट एड्रेस होता है किसको, ऑडियंस को, अनहर्ड बाय अदर कैरेक्टर्स, लेकिन और कैरेक्टर्स उसको नहीं सुन पाते हैं। तो ड्रामा में जो असाइड होता है एक ब्रीफ रिमार्क हम बोल सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि ओनली फॉर द ऑडियंस एंड नॉट हर्ड बाय अदर कैरेक्टर, ऑडियंस तो सुन रही है लेकिन स्टेज पर जो और कैरेक्टर्स हैं दे आर अनहर्ड ऑन दैट, दे आर नॉट हियरिंग दैट। शेक्सपियर ने फ्रिक्वेंटली यूज की थी असाइड को अपने बहुत सारे प्लेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय फ्रांसिस बेकन, फ्रांसिस बेकन ने इसमें से कौन से नहीं लिखा, तो हमने आप आगे समय में डिस्कस किया था, ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ फ्रेंडशिप, इनके ऐसे हैं, लेकिन जो ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी है वो चार्ल्स लैम ने लिखा है, और चार्ल्स लैम का एक ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट a hanging an essay depicting an execution in Burma, who wrote a hanging an essay depicting an execution in Burma, और ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द एम्स ऑफ एजुकेशन बाय बर्टन रसेल, बर्टन रसेल का जो वर्क है द एम्स ऑफ एजुकेशन, इसकी प्राइमरी थीम क्या है, तो इसकी प्राइमरी थीम है कि कैसे साइंस का रोल हो, द रोल ऑफ साइंस इन एजुकेशन, साइंस का रोल एजुकेशन में कैसे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ टॉम जोनस बाय हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोनस प्ले है, हेनरी फील्डिंग का जो टॉम जोनस है, सॉरी ये प्ले नहीं, ये हेनरी फील्डिंग, टॉम जोनस, हेनरी फील्डिंग एक फेमस नोवेलिस्ट थे, तो एक नोवेल है टॉम जोनस, टॉम जोनस में जो प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है उसका नाम भी टॉम जोनस ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विच नोवेल बाय थॉमस हार्डी फीचर्स द कैरेक्टर बाथशेबा एवर्डेन, बाथशेबा एवर्डेन एक फेमस कैरेक्टर है थॉमस हार्डी की, जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड की एक फेमस हीरोइन है बाथशेबा एवर्डेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, इन अ पैसेज टू इंडिया हु इज accused of assaulting मिस एडेला क्वेस्टेड, तो पैसेज टू इंडिया जो फेमस नोवेल है ईएम फोस्टर का, किसको एक्यूज किया गया है असॉल्टिंग मिस एडेला क्वेस्टेड, तो मिस एडेला की असॉल्ट के लिए किसको आरोपी ठहराया गया, तो ये आरोपी जो ठहराया गया वो ठहराया गया डॉक्टर अजीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस एमसीक्यू सेशन का, क्वेश्चन नंबर 99, हु रोट द प्ले पिगमैलियन, तो पिगमैलियन जो प्ले लिखा है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ यानी बर्नार्ड शॉ ने लिखा है। और लास्ट क्वेश्चन है द फ्रेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज फ्रॉम विच पोएम, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय किस पोएम से ली गई है, तो ये ली गई है एंडीमियन से, और एंडीमियन जो फेमस पोएम है जॉन कीट्स। साथियों आज के लिए इतने ही एमसीक्यू से, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।